आज की जो क्लास जो आपकी है वो हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार में 75% आरक्षण जो दिया गया उस पर हम लोग बात करेंगे कि आरक्षण देना सही है गलत है, क्योंकि इससे आपको प्रीलिम्स और मेंस में भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी जो आपको मेंस लिखने के लिए जो दिया जा रहा है उसमें 8 नंबर के प्रश्न में ऑलरेडी आपने बिहार के आरक्षण नीति के बारे में आपने लिखा भी होगा। ठीक है, तो हाल में ही संपन्न जातिगत सर्वेक्षण के आधार बनाकर बिहार सरकार ने कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। ठीक है, तो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था जिसका आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो 75% बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो 75% आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्यपाल ने 2 विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, अब बिहार आरक्षण, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संशोधन का विधेयक 2023। मतलब आरक्षण जो आपको मिलता है वो 2 तरह का आरक्षण आपको मिलता है, सेंट्रल में भी मिलता है और यहाँ पर भी। ठीक है, एक तो है आपको नौकरी में आरक्षण मिलता है और दूसरा जो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलता है। पहले केवल नौकरी में आरक्षण था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस की सरकार जो थी तो उस समय उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, उनका नाम था अर्जुन सिंह आई थिंक। ठीक है, तो उन्होंने बोला था से अगर मान लीजिए आप नौकरी में आरक्षण आप देते हो और शैक्षणिक संस्था में जब आरक्षण दोगे ही नहीं तो लोग नौकरी करने के लिए उस स्तर पे पहुंचेगा कैसे। ठीक है, इसलिए शैक्षणिक संस्था में भी आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है और साथ में नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो किसी भी कॉलेज में, तो देखोगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीट जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिजर्व होते हैं। ठीक है, तब तो पढ़ाई करेंगे तब तो नौकरी के लिए अप्लीकेबल होंगे ना, कि पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला आरक्षण क्या होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थाओं में होना चाहिए और तब जाके मतलब नौकरियों में उनका आरक्षण देने की बात होनी चाहिए। तो दोनों प्रकार का जो बिल जो था राज्यपाल ने दोनों विधेयकों को मतलब क्या दी, मंजूरी दे दी है। ठीक है, अधिनियमित की पृष्ठभूमि हम लोग जानेंगे से क्या थी, तो क्यों आरक्षण दिया गया। ठीक है, 75% आरक्षण देने के पीछे कारण क्या था, क्या ये सही है कि नहीं, इस पे थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो राज्य में आरक्षण वृद्धि की मांग जो थी लंबे समय से हो रही थी। ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो राज्य में, ठीक है, राज्य में ध्यान में रखना आरक्षण वृद्धि की मांग की बात करेंगे तो लंबे समय से हो रही थी, काफी लंबे समय से हो रही थी से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हाल में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण ने इसको और तीव्र कर दिया। जब जाति आधारित जब सर्वेक्षण हुए तो इस मांग को और भी क्या कर दिया गया, तो बहुत अधिक इस मांग को मतलब क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में ओबीसी की आबादी कितने प्रतिशत है। ठीक है, ओबीसी की आबादी की बात करेंगे तो ओबीसी की आबादी आपको कितना प्रतिशत है, तो ओबीसी की आबादी आपको 63% ओबीसी की आबादी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें ओबीसी का 2 कैटेगरी आपको स्टेट में है, एक है एक पिछड़ा वर्ग होता है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग आता है। दोनों की बात करेंगे ओबीसी के अंतर्गत ही आएगा। ओबीसी का 2 श्रेणी में बांट देते हैं, एक होता है 1 होता है, एक 2 होता है। ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद कितना प्रतिशत है, तो 63%। ठीक है, कितना 63%, कितना परसेंट है, तो 63% है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओबीसी की बात करेंगे, कुल आबादी की बात करें 63%। इंपॉर्टेंट याद रखिए, अधिनियम के प्रावधान क्या थे, तो राज्य में प्रति 6,000 से कम कमाने वाले 94 लाख परिवारों को एक मुश्त वित्तीय राशि के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मतलब राज्य में 6,000 रुपया से कम कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 94 लाख लोग हैं ऐसे। कितने लाख है, 94 लाख लोग ऐसे हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, तो इनको एक मुश्त वित्तीय सहायता के रूप में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नवीनतम जातिगत रिपोर्ट जो आया है, ठीक है, उसके अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है, जबकि मासिक आय 6,000 रुपया है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे परिवार को घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए सरकार 1 लाख रुपए वित्तीय अनुदान देगी। ठीक है, ऐसे सरकार को राज्य क्या करेगी, मतलब राज्य सरकार 1 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान देगी। ठीक है, दोनों अधिनियमों ने, ठीक है, दोनों अधिनियमों ने जाति आधारित आरक्षण की कुल मात्रा को 65% तक बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के कोटा को 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एससी की बात करेंगे, एससी को कितना परसेंट बढ़ा देगा, एससी की बात करेंगे तो पहले 16% था, लेकिन इसको हाई करके कितना परसेंट कर दिया गया, तो 20% कर दिया गया। ठीक है, एसटी की बात करेंगे तो एसटी का वृद्धि सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये मात्र 1% था, 1% से बढ़कर मतलब कितना हो गया, 2%, मतलब सीधे मतलब दोगुना हो गया। ठीक है, तो इसकी वृद्धि अगर देखा जाए तो सर्वाधिक है इसकी वृद्धि। ठीक है, ईबीसी की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनकी बढ़ाकर 18% से ईबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 18% से कितना कर दिया गया, 18% से 25% कर दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, इसको ओबीसी कहते हैं। ठीक है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो इसको 15% से बढ़ाकर, ठीक है, कितना कर दिया गया, तो इनका 15% से बढ़ाकर इनका कितना कर दिया, 18% कर दिया गया।
ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत, 10% आरक्षण जो मिलता था तो वो आपको मिल ही रहा था, मतलब ये सारा आरक्षण का आप कैलकुलेट करते हैं तो 65% हो जाता है, ठीक है। और 10% तो ऑलरेडी आपको किसका ईडब्ल्यूएस को, टोटल आरक्षण कितना हो गया, 75% हो गया, ठीक है। कितना हो गया टोटल आरक्षण, तो टोटल आरक्षण 75% जो है तो टोटल आरक्षण सीमा की बात करेंगे वो आपका हो जाता है, इससे आपको ध्यान में रखना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछे जाएगा तुम्हारा ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया, पूछा जाएगा बताइए जातीय जनगणना के अनुसार जो आरक्षण की जो नई जो नीति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वहां पे 3-4 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आरक्षण की सीमा की बात करते हैं तो 65% तक बढ़ाने हेतु अनुसूचित जाति के लिए कोटा को 16% से कितना बढ़ाया गया, 16% से 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। एसटी की बात करेंगे तो 1% से सीधे बढ़ाकर उसका दोगुना कर दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की ईबीसी को 18 से क्या किया गया, 25 कर दिया गया, ठीक है। और ओबीसी की बात करेंगे तो 15 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो उनका 10% तो है ही, ठीक है। आप देखिए ये सारे काम में चुनौती क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो 1992 में इंदिरा साहनी मामले, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई 50% का सीमा का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो 50% से अधिक मतलब क्या होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके लिए केस निकल कर जिसको इंदिरा साहनी मामला कहते हैं, क्योंकि मंडल आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। हालांकि मंडल आयोग जो था 1990 में विश्वनाथ बीपी मंडल की सरकार, क्या नाम था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उसने मतलब मंडल आयोग के अनुशंसा को लागू किया था, काफी विवाद भी हुआ था। ध्यान रखेंगे तो 1992 के, ठीक है, इंदिरा साहनी मामले जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% के आरक्षण सीमा का क्या है, उल्लंघन है, ठीक है। इससे क्या होगा, सामाजिक सौहार्द भी क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर प्रश्न अगर पूछेगा बिहार में जातिगत आरक्षण की चुनौती पे बात करें तो यहाँ से आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इससे वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी। अब यहाँ पे तो सीधा सीधा पता तो चल रहा है भाई साहब, बिहार में जातिगत आरक्षण आप करवा रहे हो, जातिगत जनगणना आप करवा रहे हो, उसके बाद आरक्षण भी दे रहे हो उस आधार पे, तो लोगों को तो पता तो चला जाएगा ना से बिहार में 63% ओबीसी का जनसंख्या है, तो लोग क्या करेंगे, ओबीसी की वोट की राजनीति करेंगे। जो बड़े बड़े पार्टी होगा वो क्या करेगा, ठीक है, अपने ओबीसी कैंडिडेट को ही उतारेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मतभेद बढ़ेगा, पता चल जाएगा किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में मान लीजिए किसी इस क्षेत्र में एससी की जनसंख्या 40% है, अगर बाय द वे किसी क्षेत्र के बारे में पता चल जाता है तो वहां से क्या करेगा, सारे के सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, अपने एससी उम्मीदवार को ही उतारेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सामाजिक सौहार्द क्या होगा, कमजोर होगा, और वोट बैंक की राजनीति की बढ़ेगी। इस कानून का इस्तेमाल सामाजिक हित के तौर पर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका सामाजिक हित के तौर पर इसका एक अच्छा फायदा भी है, अगर पता चल जाएगा इस क्षेत्र में एससी की जनसंख्या बहुत अधिक है, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अधिक कमजोर है, तो सरकार उनकी जनसंख्या को देखते हुए उनके लिए सामाजिक नीति भी बना सकती है। संविधान निर्माण के समय आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन यह अधिनियम संविधान निर्माताओं को उस विचार की अनदेखी भी करता है। शुरू में हमारा देश काफी कमजोर था, हमारा जो था लोकतंत्र जो था, नव लोकतंत्र था, ठीक है, नया लोकतंत्र था। तो उस समय आरक्षण के प्रावधान को बोला गया 10 साल तक रखते हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आरक्षण देने की आवश्यकता खुद नहीं होगी। लेकिन बाद में जाके वो तो एक तरह से मतलब जरूरी बन गया, आरक्षण पहले मजबूरी की वजह से रखा गया था, बाद में क्या बन गया, जरूरी बच गया। तो संविधान के जो निर्माणकर्ता का जो मतलब दूरगामी जो विचार जो था उसका भी अनदेखी करता है। इस योग्यता के स्थान पर जाति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, इस योग्यता को कम जाति को बढ़ावा मिलेगा, ये भी क्या है, इस सब इसकी चुनौती है, ठीक है। अब देखिए महत्व क्या है, तो महत्व की बात करेंगे तो वंचित वर्ग जो है वो सशक्त बनेंगे, सर्वोदय उद्देश्य की प्राप्ति होगी, इसमें संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लेखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रमुख रूप में मदद मिलेगी। हाशिए की जातियों को समान अवसर क्या होंगे, तो उनको भी उपलब्ध प्राप्त होंगे, ठीक है, मतलब जो हाशिए पे जो जाति है जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ उनको भी समान अवसर उपलब्ध प्राप्त होंगे, ठीक है। अब उनको आरक्षण देके जब उनको आगे जब पुश करेंगे तो उनको भी क्या होगा, उनका भी नौकरी के बाद उनकी भी सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो वो भी मतलब आम जनमानस के बीच में मुख्य धारा में आ पाएंगे। डीपीएसपी के उद्देश्य की प्राप्ति भी इससे हो सकती है, जाति सर्वेक्षण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जैसा कि संविधान के भाग 4 में जैसे अनुच्छेद 41 में क्या है उल्लेखित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हम लोग देखेंगे बिहार में एक टॉपिक जो है अभी खूब उठा है, बिहार के विशेष राज्य की दर्जा, ठीक है। अभी
अभी जो बीजेपी की जो 3.0 गवर्नमेंट जो बनी है, तो उसमें भी नीतीश कुमार जी ने समर्थन देने से पहले रखा था, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग हम लोग जो है से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिहार की विशेष राज्य की दर्जा देना, ठीक है, इसको मांग कर लीजिए। मेंस में 100% आएगा। आज आपका एक मेंस का प्रश्न मैं आउट कर रहा हूँ, ये प्रश्न 100% मेंस में आएगा, इसको सभी लोग नोट बना लीजिएगा जो लोग सीरियस है। ठीक है, तो बिहार के विशेष राज्य की दर्जा, हो सकता है बिहार को टारगेट ना करे, पूछ ले से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के में मुख्य चुनौतियां क्या है, अब बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। इस तरह का प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध किया, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आप देखेंगे बिहार विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट में बात करेंगे तो क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हिली टेरेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उधर का हिली एरिया होना चाहिए, लो डेंसिटी होना चाहिए, मतलब जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक कम होना चाहिए, तो बिहार में हिली एरिया भी नहीं है। ठीक है, लो डेंसिटी की जगह पे ठीक उल्टा बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी है। लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स की बात करेंगे तो लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स तो है, लेकिन मतलब उस तरह का बॉर्डर से नहीं सटा हुआ जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करेंगे तो ये आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। 4 कैटेगरी होना चाहिए, 3 कैटेगरी पे अगर बिहार की बात करेंगे तो खरा नहीं उतरता, चौथा कैटेगरी पे बिहार पूरी तरीके से क्या होता है, खरा उतरता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसको किसको मिल रखा है, तो चलिए हम लोग चलते पहले नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 1 राज, 2 राज, 3 राज, 4 राज, 5 राज, 6 राज, 7 राज, 8 राज, मतलब आठों नॉर्थ ईस्ट के राज। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस इंक्लूडिंग 1 सिक्किम। ठीक है, सबको मतलब क्या स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब दक्षिण भारत में आप जाओगे तो बेचारा एक कमजोर राज्य पड़ जाता तेलंगाना। तेलंगाना इतना कमजोर है, दक्षिण भारत के सारा राज्य का सीमा समुद्र के साथ लगता है, इसका सीमा समुद्र के साथ नहीं लगता है, तो थोड़ा व्यापारिक दृष्टि से क्या है, ये राज्य क्या है, कमजोर है। इसलिए जब ये राज्य 2014 में बना था, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट का दर्जा इसको दिया गया था। तो दक्षिण भारत से केवल एक राज्य की बात करेंगे तो केवल तेलंगाना को ही आपको ये दर्जा आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, आप चलेंगे थोड़ा हिली रीजन में चलेंगे, तो हिली रीजन के आपको 2 राज्य के याद रखें नॉर्थ ईस्ट के अलावा, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बोलोगे सर दोनों राज्यों का इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेंसिटी कम है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा लगाता है क्या किसी के साथ, ये दोनों राज्य बॉर्डर। हाँ ठीक है, किसके साथ सीमा लगाता है ये, ठीक है, तो किसके साथ, चीन के साथ सीमा लगता है ना इसका, हिमाचल का चीन के साथ लगता है ना, और क्या नाम, उत्तराखंड का भी चीन के साथ लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है, साथ में इसकी जनसंख्या घनत्व भी कम है, और आप देखोगे तो उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और हिली रीजन भी है, तो इन सब की वजह से इन राज्यों को मतलब ठीक है क्या दिया गया है, ठीक है, इनको क्या दिया गया है, तो इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो एक बार सारा नाम सारे नामों को रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, तो इनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। दक्षिण भारत का, उत्तर भारत, सॉरी नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया राज्य का, नॉर्थ ईस्ट का तो आपको याद ही रहेगा, बाकी मतलब ठीक है, बाकी कौन कौन राज्य है एक बार मन में इसको पढ़ लीजिए ताकि ध्यान में रहेगा। हो जाएगा, भूलेंगे तो नहीं, कंप्लीट। और साथ में किसको किसको दिया गया है, तो तेलंगाना को क्यों मिल गया? क्या, तेलंगाना को कहाँ को जैसा क्राइटेरिया है, इसको कहाँ से मिल तेलंगाना को भी मिला गया? हुआ है, तेलंगाना को भी मिला हुआ है, तेलंगाना को भी मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको साउथ में जाएंगे तो केवल तेलंगाना का, ये दोनों राज्यों को मिला हुआ है, क्योंकि दोनों का दोनों हिली रीजन भी है, डेंसिटी भी कम है, और चीन के साथ सीमा दोनों राज्य बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे काफी अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इनको दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का सारे राज्यों को मिला हुआ है, साथ में तेलंगाना का। टोटल कितने राज्य हो गए, कितने राज्य हो गए, 8 प्लस 11 है टोटल। 11 राज्य को स्पेशल स्टेटस मिला। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे विशेष श्रेणी राज्य। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है, विशेष श्रेणी राज्य क्या होते हैं, तो गाडगिल फॉर्मूला के अनुसार विशेष दर्जा आमतौर पर उन राज्यों को दिया जाता है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। क्या होने चाहिए, पहाड़ी या दुर्गम इलाके में स्थित हो, जनजातीय घनत्व कम या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलता है। बिहार में तो जनजातीय घनत्व कम या फिर जनजातीय घनत्व का बहुत बड़ा हिस्सा तो बिहार में है नहीं। ठीक है, क्योंकि सबके सब कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया, तो उस हिसाब से तो झारखंड को भी मिलना चाहिए स्पेशल स्टेटस, जो कि मांग भी रहा है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हो,
जो कि बिहार नहीं है। आर्थिक और बुनियादी ढांचा कमजोर है, जो कि है। राज्य की वित्त की प्रकृति गैर व्यवहार्य हो, ठीक है। यह न तो संवैधानिक बाध्यता, नहीं संविधान में उल्लेख है, ठीक है। ध्यान रखिए, स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, विशेष श्रेणी राज्य की बात करेंगे, संविधान में उल्लेखित भी नहीं है और संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसको देना चाहिए, ऐसा कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि संविधान में इसके बारे में उल्लेख भी नहीं। आप देखेंगे तो कब दिया जाता है, देखिए 1969 में, ठीक है, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश पे लागू किया गया। पांचवा वित्त आयोग जो था 1969 में जब बना, तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसे राज्य है, उनको मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। उनका मानना था विशेष प्रकार की सुविधा देनी चाहिए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। तो इसीलिए मतलब पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसा पे 1969 में कुछ राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया, जो अभी तक टोटल 11 राज्यों को उपलब्ध है, ठीक है। आप देखेंगे विशेष श्रेणी के राज्य जो होते हैं उनको लाभ क्या होता है, ठीक है। तो केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी के राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, ठीक है, 90%, जबकि अन्य राज्यों को 60 से 70% वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के केंद्र प्रायोजित योजना के लिए, मतलब केंद्र के द्वारा प्रायोजित कौन सी, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, बहुत सारी योजना है ना। तो उसमें केवल केंद्र का ही योजना थी, उसमें स्टेट का अपना भी रहता है। तो अन्य राज्यों को अगर 60 से 70%, अगर मान लीजिए 100 में से 60 से 70 रुपया अगर अन्य राज्य को देगी, जो स्पेशल राज्य होंगे, स्पेशल श्रेणी के राज्य, उनको सरकार 90 रुपया देगी, ठीक है। जो कि केंद्र प्रायोजित योजना होंगे, बहुत सारी योजना केंद्र का चलता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, सड़क निर्माण की बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा है, मतलब देखिएगा तो मतलब 75 योजना मोदी जी ने तो और भी बहुत सारी योजना चला दिया है। तो उसके लिए विशेष प्रकार का लाभ आपको, जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं उनको आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और क्या है, ठीक है। वित्त के व्यय न होने की स्थिति में इसे अगले साल उपयोग किया जा सकता है, न कि ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी, अगर केंद्र ने आपको 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपया दिया, अगर मान लीजिए 2022 के लिए अगर आपको 2024 को लिए दिया ये पैसा, अगर 2024 में अगर इन पैसों को अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये केंद्र को रिटर्न करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। अगर सरकार ने आपको पैसा दिया खर्च करने के लिए, केंद्र सरकार, अगर उस पैसा को उस मद में आपने नहीं खर्च किया, तो पैसा को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, से नहीं हो पाया खर्च। लेकिन जो विशेष श्रेणी के जो राज्य होते हैं उनको पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता है, वो अगले साल के लिए ऐड हो जाता है। जैसे मोबाइल का डाटा होता है, दो तरह का मोबाइल डाटा होता है, ठीक है। एक आप लेंगे डेली वाला, अगर 2 GB आपको मिलता है तो आप लोग टारगेट कीजिए उसको खत्म करने का, अगर नहीं खत्म कीजिएगा तो 12 बजे रात के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। एक होता है पोस्टपेड होता है, ठीक है। अगर आपको प्रतिदिन 2 GB मिल रहा है, अगर आपने एक दिन में 1 ही GB यूज किया, तो अगले दिन वाला 1 GB डाटा जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, समाप्त नहीं होगा। जस्ट लाइक ये भी है, ठीक है। अगर आपको जिस समय टारगेट दिया गया से आपको चलो 5 लाख करोड़, 500 हजार करोड़ तक जो भी होता है कुछ भी देते, 1 लाख करोड़ आपको दिए, ठीक है, किसी स्टेट को खर्च करने के लिए। अगर वो स्टेट उस साल नहीं खर्च पाता तो उस पैसा केंद्र को वापस करना पड़ता है। लेकिन विशेष श्रेणी के जो राज्य जो होते हैं वो समाप्त ना होकर वो अगले साल ऐड हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। विशेष श्रेणी के राज्यों का कर छूट मिल सकता है, जिससे निवेश आकर्षित होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है। जो विशेष श्रेणी के राज्य जो होते हैं उनको कर में, टैक्सेस में छूट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इंडस्ट्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब बोलेंगे बहुत सा प्रकार का कर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी, मतलब स्टेट में रहने के बावजूद भी, तो कंपनियां अगर मान लीजिए बिहार में जो काम करेगी तो बहुत सारा ऐसे टैक्सेस भी होंगे जो कि मतलब उस कंपनी को केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन विशेष श्रेणी के जो राज्य जो होते हैं तो कर में क्या हो जाता है, छूट हो जाता है। तो वैसे जगह पे कंपनियां मतलब क्या चाहेगी, कार्य करना चाहेगी, ठीक है। केंद्र द्वारा नीति निर्माण के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और चुनौतियों पर विचार किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर केंद्र किसी भी प्रकार का नीति निर्माण करेगी तो विशेष श्रेणी के राज्य जो होंगे उनके लिए ध्यान देगी। जैसे कि अभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लिए मोदी साहब बोल रहा हूँ, ठीक है, केंद्र सरकार ने कौन सी योजना, पीएम डिवाइन योजना, ठीक है। तो भाई नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की बात करेंगे, बहुत अधिक पिछड़ा हुआ, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से कोई भी पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा तो उस गवर्नमेंट के नजर में रहेगी, तो उसके लिए हो सकता है बजट में अलग से प्रावधान कर दें, या फिर हो सकता है उसके लिए क्या करें, स्पेशल पैकेज की घोषणा कर दे, ठीक है। नहीं बोलते चलो बिहार में क्या हुआ, स्पेशल पैकेज दिया गया, ठीक है, बिहार को डेवलपमेंट की आवश्यकता है, स्पेशल पैकेज दिया गया। तो ये सारी चीजें मतलब क्या होती है, केंद्र सरकार विशेष में ध्यान देती है। तो इससे प्रश्न क्या बनेंगे, ठीक है, इससे प्रश्न बनेंगे कहाँ कहाँ पे शो है। एक प्रश्न पूछ सकता है, बताओ कौन से वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी, कौन से वित्त आयोग ने अनुशंसा की था, जस्ट मैंने बताइए क्या होगा इसका आंसर।
फ्रांस से था ना वो। ठीक है, 5वां वित्त आयोग ने 1969 में किस किस राज्य में दिया गया पता ही आपको। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, कंडीशंस पूछ देगा, तो बताओ मतलब विशेष राज्य की दर्जा के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार करो। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 8 नंबर तो मेंस में फिक्स ही है, आएगा ये। आगे देखें, ओढ़नी या चंडी बांध। ठीक है, कौन सा बांध है, ओढ़नी या चंडी बांध। ठीक है, तो बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओढ़नी और चंडी बांध का विकास करे। कौन सा बांध है, तो ओढ़नी बांध है या फिर सर ग्रुप का लड़का लोग मैसेज क्यों कर रहा है, तो हम क्या करें, लड़का लोग के, लड़का लोग होता है उस प्रवृत्ति का, वो मैसेज करेगा ही आपको, आपके पास ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, मैसेज ब्लॉक कीजिए उसको। मुझे क्यों बता रहा है कौन लड़का किसको मैसेज कर रहा है, अगर पेड वाले को बोलता है तो बताइए, पेड का कोई बोलता है तो बताइएगा, हम उसको रिमूव कर देंगे पेड से। ठीक है, बाकी इतना बड़ा ग्रुप है, हम उस सब पे हम कैसे ध्यान रखें, हम तो जानते भी नहीं है। ओपन ग्रुप का कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, अगर पेड का अगर कोई ऐसा करता है तो हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, सीधा हम उसको रिमूव करेंगे। हाँ, कोई लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं उसके पर्सनल लाइफ से मुझे किसी भी लाइफ से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर अगला व्यक्ति मना कर रहा है फिर भी आप कंटिन्यू मैसेज या कुछ कर रहे हो तो ये फिर गलत है। आपस में बातचीत कीजिए, मुझे उससे किसी के पर्सनल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं, बस दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ना का मतलब ना होता, लेकिन फिर भी अगर परेशान किया जा रहा है दैट्स नॉट गुड, फिर मैं एक्शन लूंगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई करता है तो मुझे बताइए, लेकिन अगर ओपन से कोई मैसेज कर रहा है तो उसका मतलब उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, आप ब्लॉक कीजिए, उसको हटाइए। चलिए, ओढ़नी एवं चंडी बांध की बात करेंगे तो बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओढ़नी और चंडी बांध का विकास कर रही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये आपका है ओढ़नी बांध, जो कि बांका में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, बांका में। कहां पे ये बांध, कहां पे, बांका में आपको ये बांध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस परियोजना के लिए बिहार सरकार पर्यटन विकास परिषद द्वारा 6.5 करोड़ रुपए की व्यय किए हैं। ठीक है, कितने व्यय किए हैं, 6.5। ठीक है, 6.5 करोड़ रुपए के व्यय किए। ठीक है, ओढ़नी बांध में, ठीक है, मोटर बोट, स्पीड बोट है, जेट स्कीइंग के अलावा अन्य एडवेंचर वाटर स्पोर्ट जैसी व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, अब ओढ़नी बांध से क्या प्रश्न बनेंगे, तो ओढ़नी बांध की बात करें बांका जिले में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या है, बांका जिले में है। ठीक है, चंडी बांध की बात करेंगे मुंगेर जिला में है। तो दो बांध है, एक ओढ़नी बांध है, दूसरा क्या है, चंडी बांध है। ठीक है, तो ओढ़नी बांध कहां पे है, बांका में है। चंडी बांध की बात करें कहां पे, मुंगेर में है। ठीक है, अब बात करेंगे ये ओढ़नी बांध जो बांका जिले में किस नदी पे है, बांका नदी पे ही है। चंडी बांध की बात करें मुंगेर जिला में है, किस नदी पे है, कष्टहरणी घाट, गंगा नदी पे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमको लगता है पूछना भी होगा तो चंडी से पूछेगा। ठीक है, तो किस नदी पे, चंडी बांध की बात करें किस नदी पे, चंडी बांध गंगा नदी। गंगा नदी पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ओढ़नी बांध की बात करें किस नदी पे है, बांका नदी पे। ठीक है, ओढ़नी बांका जिला और चंडी मुंगेर में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आप चलेंगे स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार के मिलो 3 ISC फिक्की अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है, तो ISC, ठीक है, फिक्की अवार्ड की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, स्वच्छता को लेकर मिला है बिहार को। ठीक है, बिहार को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में भारतीय स्वच्छता गठबंधन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को फिक्की कहते हैं, उसके लिए आपको पुरस्कार देखने को मिले। ठीक है, क्या देखने को मिले, तो उसके लिए बिहार को मतलब क्या देखने को मिला, पुरस्कार देखने को मिला। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा पुरस्कार है, तो पुरस्कार का नाम आपको बताया गया है यहाँ पे, कौन सा पुरस्कार है, तो ISC भारतीय स्वच्छता गठबंधन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की पुरस्कार आपको प्राप्त हुए। ठीक है, 7वां ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ। यह पुरस्कार स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार के लिए उल्लेखनीय कार्यों और गंगा गांव में स्वचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो बिहार को पुरस्कार क्यों मिला, तो बिहार को पुरस्कार मिला स्वच्छता के लिए, डिजिटल संचार के लिए नए उल्लेखनीय कार्य और गंगा गांव में संचालित लाइट हाउस इनिशिएटिव के लिए प्रदान किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कोमल कुमारी, ठीक है, ध्यान रखिए, किसने मिला पुरस्कार, किसे, कोमल कुमारी को। किसे मिला है, कोमल कुमारी को मिला है, जो कि महिला चेंज मेकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बिहार के किस महिला को महिला चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया स्वच्छता के लिए, तो क्या नाम है, कोमल कुमारी। ठीक है, कोमल कुमारी की बात करें कहाँ की रहने वाली है, तो कोमल कुमारी आपकी जमुई की रहने वाली है। कहाँ पे रहने वाली है, तो कोमल कुमारी जमुई की रहने वाली है, लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव की मुखिया है। अच्छा, मुखिया जी है ये, तो लक्ष्मीपुर प्रखंड के हरला गांव की मुखिया है, इसका नाम है कोमल कुमारी।
इनको महिला चेंज मेकर पुरस्कार क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस पहल के तहत स्वच्छता से संबंधित संदेश विशेषकर, ठीक है, शौचालयों के नियमित उपयोग, स्वच्छ आदतों का अपनाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि के बारे में डिजिटल तकनीक के माध्यम से संचार किया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य को लाइफ टाइम पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत होने के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो बिहार राज्य को लाइट हाउस पहल के तहत, ठीक है, सबसे अधिक मॉडल ओडीएफ, ठीक है, ओडीएफ प्लस गांव पंचायत होने के लिए भी ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के प्रथम चरण में 50 बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखें किसे, तो 50 बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया। तो ये कहां से कितने सो नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कितने को मिले, तो ध्यान रखिएगा 50 को मिले। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला गया, तो 50 के। ठीक है, 50 के 50 कहां से, तो 50 के 50 बिहार से। ठीक है, ध्यान, जिसमें से बात करेंगे सबसे ज्यादा कहां से मिला, पटना कहां गया भाई, पटना से 4 ही है, सबसे ज्यादा कहां से, अच्छा मुजफ्फरपुर से, क्या बात है। ठीक है, 5 सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर से। ठीक है, चलिए आप देखेंगे 50 विद्यार्थियों में चयनित 30 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थियों में से चयनित 30 विद्यार्थी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेंगे। ठीक है, तो 50 में से कितने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे, 30। बिल्कुल 30 पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे 50 में से कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 30 पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, साइंस फॉर, ठीक है, ध्यान रखेंगे साइंस फॉर सोसाइटी द्वारा इस बार, ठीक है, 31वीं राज्य स्तरीय, ठीक है, क्या किया गया, तो राज्य स्तरीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 22 से 25 नवंबर तक श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में किया गया। ठीक है, इस बार छात्राओं की संख्या बढ़ोतरी देखी गई, जो पूर्व में 10 थी और इस बार सीधे बढ़कर हो गई, 10 से बढ़कर सीधे कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के कोने कोने में जाकर वैज्ञानिक प्रतिभाओं को मतलब क्या करना है, तो खोज करना है। ठीक है, अब आ गया कजरा सोलर प्लांट, जो कि आपको देगा बीपीएससी में 1 नंबर। ठीक है, कौन सा सोलर प्लांट है, कजरा सोलर प्लांट। राज्य मंत्रिमंडल लखीसराय के कजरा में, ठीक है, कहां पे कजरा सोलर प्लांट है, लखीसराय, कहां पे है, लखीसराय। क्या लखीसराय में गंगा नदी है, हाँ बिल्कुल, लखीसराय में भी गंगा नदी है। ठीक है, तो लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बिहार ऊर्जा विभाग के निवेश के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी, कजरा पावर प्लांट से रोशन होगा बिहार। ठीक है, कुल निवेश कितना है, तो 1810.34 करोड़ रुपया कुल निवेश है, जिसमें 80% ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 80% ऋण कहां से, केंद्र सरकार जो भी दे ऋण, ठीक है, केंद्र सरकार ही देगी। अब 20% राज्य अपने संसाधन से करेगी। ठीक है, क्षमता कितना होगा, तो 253.85, ठीक है, किलो वाट आवर क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण होगी। ठीक है, इसका क्रियान्वयन बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, ठीक है, BSPGGL, ठीक है, मतलब बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कजरा सोलर प्लांट की बात करें कहां पे है, लखीसराय में है। ठीक है, ठीक है, 185 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है, जिसमें से 80% ऋण है, अब 20% राज्य जो है अपने फंड से कर रही है। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णिया में वायु गुणवत्ता की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 के साथ देश के, ठीक है, 244 शहरों में बिहार का पूर्णिया सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो बिहार का पूर्णिया की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सबसे प्रदूषित शहर पाया गया है। ठीक है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 22 राज्य के 22 शहरों में, ठीक है, राज्य के 22 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए। ठीक है, इसमें से सबसे खराब कौन सा शहर पाया गया, पूर्णिया। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटना की वायु गुणवत्ता 271 AQI के साथ खराब श्रेणी में आ गई है। अब पूर्णिया की AQI पटना से भी अधिक अर्थात 406 है। ठीक है, 271 की बात करेंगे पटना की है। ठीक है, और पूर्णिया का समझ सकते कितना है, 406 है। अप्रोक्स की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका तो ये पूर्णिया का कितना है, तो ध्यान रखें 406 की बात करेंगे पूर्णिया का है। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। ठीक है, देश में प्रमुख प्रदूषित शहरों में पटना, दिल्ली, मुंबई, नोएडा आदि शामिल है। भागलपुर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, तो पहला सबसे प्रदूषित शहर तो पूर्णिया तो है, और तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बिहार का भागलपुर बन गया है। ठीक है, देश का। बिहार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए बिहार को किस संस्था से मतलब वित्तीय सहायता मिलेगी? विश्व बैंक। ठीक है, देखेंगे स्थिति क्या है। सूबे के बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले शहर की बात करेंगे। टॉप पे पूर्णिया, दूसरे नंबर पे कटिहार है। ठीक है, 371 के साथ कटिहार दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर राजगीर है, फिर सहरसा है, फिर सिवान है। ठीक है, ये कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है, ठीक है। पूर्णिया का भागलपुर भागलपुर देश में तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है, तो इसमें कहा नहीं दे रहा है? 351 इसका, 344 में 320 है भागलपुर का। देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए ये डाटा हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप देखेंगे जैसा ही मतलब देखिए 0 से 50 अगर है ना, तो कैटेगरी क्या होता है? ग्रीन होता है, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, 51 से 100 है तो लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, और 101 से 200 रहे तो इसको येलो बोलते हैं। ठीक है, और 201 से लेकर मतलब क्या रहे ना, ठीक है, 2 से 1 से 300 रहे तो इसको डार्क येलो बोलते हैं। 300 से लेके 400 तक रहे, ध्यान में रखेंगे, तो रेड होता है। और जब इससे ऊपर जब जाता है तो उसको आपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क रेड, जो कि आपात स्थिति हो जाता है। ठीक है, सॉरी डार्क रेड 500 तक, 500 से 500 से ऊपर जब जाता है तो आपात हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी की तरह मतलब उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, येलो है, डार्क येलो है, रेड है, डार्क रेड है। तो बिहार का ज्यादातर शहर की बात करेंगे, रेड और डार्क येलो के बीच में आता है। ठीक है, या तो रेड है या फिर डार्क येलो, रेड है या फिर डार्क रेड के बीच में आता है, जो कि मतलब बहुत ही मतलब खराब मतलब प्रदूषण का ये सूचकांक है। वायु गुणवत्ता के सूचकांक की बात करेंगे तो बहुत ही खराब स्थिति में है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ कुछ दिन पहले बेगूसराय हाँ, तो हर साल निकलते रहता है ना। तो 2023 में बेगूसराय था, 2024 में इसने टॉप किया है। ठीक है, अभी तो पूर्णिया दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे, रहने दो क्या, ग्राउंड टू वेरिफिकेशन ये करवा दे रहा है। टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का दौरा हुआ। ठीक है, टोक्यो हासेगावा का बिहार संग्रहालय का क्या हुआ? दौरा हुआ। जापान के टोक्यो हासेगावा ने 25 नवंबर 2023 को बिहार संग्रहालय का दौरा किया। मधुबनी कला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, क्या नाम है? टोक्यो हासेगावा। ठीक है, क्या नाम है? तो ध्यान में रखेंगे, टोक्यो हासेगावा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, टोक्यो हासेगावा ध्यान में रखना है। क्या किया था इन्होंने? मतलब मधुबनी कला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा ने, ठीक है, कहाँ का दौरा किया? बिहार का। बिहार का कहाँ का दौरा किया है? बिहार संग्रहालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बिहार संग्रहालय का इन्होंने क्या किया? दौरा किया। ठीक है, तो मधुबनी कला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा ने 1982 में जापान के, ठीक है, टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना की थी। तो जापान के कहां पर? ध्यान में, जापान के ध्यान में रखेंगे, जापान के कहां पे? तो जापान के, ठीक है, टोकामाची में ध्यान में रखना है। हाँ, टोकामाची में क्या किया था इन्होंने मतलब, ठीक है, जिसमें विभिन्न विषयों और शैलियों के लगभग 2000, ठीक है, ध्यान में, 2000 मधुबनी पेंटिंग प्रदर्शित की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मधुबनी कला के प्रेमी टोक्यो हासेगावा ने 1982 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न विषयों और शैलियों की लगभग 2000 मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे प्रदर्शित की गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इनका मतलब क्या हुआ? बिहार का दौरा हुआ है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित बउआ देवी मिथिला पेंटिंग के है, दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग के है, ब्रह्मदेव राव, ठीक है, पंडित समेत मिथिला पेंटिंग के कई मशहूर कलाकार भी बिहार म्यूजियम में उपस्थित रहे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किस व्यक्ति का जापान से बिहार में दौरा हुआ, क्या नाम है? तो टोक्यो हासेगावा। टोक्यो हासेगावा किस लिए जाने जाते हैं? तो मधुबनी कला के प्रेमी है। ठीक है, टोक्यो हासेगावा मधुबनी कला का प्रेमी है। 1982 में जापान के टोकामाची में, कौन सा जापान के किस जगह पे? तो जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न विषयों और शैलियों के लगभग 2000 मधुबनी पेंटिंग वहां पे है। ठीक है, पद्मश्री सम्मानित बउआ देवी, दुलारी देवी, ब्रह्मदेव राव, पंडित समय मिथिला पेंटिंग के कई मशहूर कलाकार भी बिहार म्यूजियम में क्या रहे? तो इस समय उपस्थित रहे। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्राउंड टू वेरिफिकेशन, इसको जीटीवी कहते हैं।
इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ग्राउंड टू वेरिफिकेशन, ठीक है, ये 15 दिन में आपको खत्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। ग्राउंड टू वेरिफिकेशन, इसको ध्यान रखेंगे, जीटीवी, इसको आप लोग मार्क करके रखिए, कल के क्लास में पढ़ेंगे। और उम्मीद है से आप लोग आगे पढ़कर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं आगे पढ़ कर आइए, चाहे नहीं आए, पीछे का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो आप लोग खुद समझदार है ही, ठीक है।